हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जाके पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें लगभग हमने 20 या 22 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। उससे रिलेट करता हुआ जितना भी क्वेश्चन था वो भी आपसे हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन को आपको पहचानना है। इसमें से कौन सा सही है। पहला है रूम थर्मामीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देखो यहाँ पर एक डॉक्टरी थर्मामीटर है जहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आपके सामने लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है 35 और यहाँ लिखा हुआ है 42। इसका मतलब ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज है। 35 से 42 ये इसकी रेंज है, मतलब मिनिमम 35 मैक्सिमम 42। ये डॉक्टरी थर्मामीटर है, यानी जो डॉक्टर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ रूम थर्मामीटर में तो उसकी जो रेंज होती है वो उसकी रेंज होती है 30 डिग्री से 100 नहीं होती है, 50 होती है। कितनी होती है भैया? 30 टू 50। इसका मतलब ये गलत है, ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। नहीं, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होती है उसकी जो रेंज होती है वो नोट कर लो, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ये है इसका आंसर, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। सही है। तो इसकी रेंज ये है, इसकी रेंज ये है। ये कह रहा है 35 से 42। नहीं भैया, ये गलत है, ये दूसरा वाला भी गलत बोल रहा है। कह रहा था रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए क्लिनिकल थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर है डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। डॉक्टरी वाला अभी बता दिए हैं 35 से लेकर 42 तक। ठीक, ये है डॉक्टरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर जिसको बोला जाता है, और ये है लेबोरेटरी वाला। तो देख लो, ये कह रहा है कि लेबोरेटरी वाली की रेंज ज्यादा होती है, मतलब उसमें हम ज्यादा मेजर कर सकते हैं। देखो 110 तक मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये सही बोला है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप फोर्थ वाला पढ़ना चाहते हो तो देख लो, लिखा हुआ है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते दरों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। अरे भैया, कैसे किया जा सकता है? क्योंकि किसी दरों को उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस इतने डिग्री का तापमान चाहिए, और कोई दरों उबल रहा है, इसका मतलब उसको 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिल चुका है। तो कैसे आप डॉक्टरी वाले से मेजर कर पाएंगे? इस पे तो मैक्सिमम 42 लिखा हुआ है और उसको तो 100 मिल चुका है, तो कैसे मेजर कर पाएंगे भैया? 100 आपके पास 42 है, ये 100 डिग्री सेल्सियस कैसे मेजर कर पाएंगे? इसका मतलब आप नहीं मेजर कर सकते हैं, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, बहुत ही आसान है, लेकिन ये तीनों चीजें आपको पता होने चाहिए। रूम थर्मामीटर, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये वाला आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन ये दोनों अपने भेजे में जरूर घुसा लीजिएगा। ठीक है भैया, तो चलिए शुरुआत करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है। पहला है एसिटिक एसिड, दूसरा है लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो बहुत ही आसान है, आपको पता है एसिटिक एसिड किस में होता है भैया? सिरके में होता है। देखो इसमें सिरका कहाँ है? दही है, पालक है, नींबू वंश फल है, सिरका। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला जो मैच करेगा वो इससे मैच करेगा, ए वाला चौथे से। अब ए वाला पहले से है, गलत हो गया। ए वाला चौथे से, ए वाला दूसरे से, ये भी गलत है। ए वाला दूसरे से, ये भी गलत है। इसका मतलब सिर्फ यही बचा है, तो ये हमारा सही है। वैसे ये पूरा डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 2-3 तो एकदम पक्का याद होना चाहिए, ताकि अगर कोई टेबल मिले तो हम अपने हिसाब से जो मिलाएं वो सही है, उसके बाद ऑप्शन के थ्रू काट करके सही कर सकते हैं। ठीक है, वैसे पूरा याद हो तो 101% आपका एक नंबर जरूर मिलेगा। जैसे एसिटिक एसिड जो है वो सिरके में है, लैक्टिक दही में है भैया, ऑक्सैलिक ये तो है पालक में, और
एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो नींबू अंश फल में, और एक चीज आप याद कर लीजिएगा कि आंवले में भी यही पाया जाता है, ठीक है। ये याद होना चाहिए कि एसिटिक सिरके में, ऑक्सैलिक पालक में, लैक्टिक दही में, एस्कॉर्बिक नींबू अंश फल में और आंवले में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या फरमा रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट, कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखो ये रिएक्टिविटी पे है, क्रियाशीलता पर है, कौन सा पदार्थ, कौन सा धातु या कौन सी गैस सबसे क्रियाशील है, ठीक है। वो ये जो ऊपर सबसे लिखा हुआ है पोटेशियम, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है। उसके नीचे आओगे थोड़ा उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, ऐसे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे क्रियाशीलता कम होती जाएगी, ठीक है। जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है वो कम वाले को हटा सकता है, ठीक है। मतलब जो ढेर है वो शेर है भैया, जो ढेर है वो शेर है। जिसकी क्रियाशीलता अधिक है और जिसकी कम है, जो ज्यादा रखता है वो कम वाले को मार के भगा सकता है, सही है। मतलब जिसकी डिग्री ज्यादा है वो कम वाले को भगा सकता है। अब देखो कह रहा है पहला वाला, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। आयरन जो है, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। मतलब आयरन के पास इतना पावर है, जिंक को हटा सकता है। देखते हैं यहां पर आयरन कहां है भैया, तो ये है, देखो आयरन ये है, ये देखो आयरन है और ये जिंक है। जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है, आयरन की कम है। इसका मतलब आयरन जो है वो जिंक को हटा नहीं सकता है, बल्कि जिंक आयरन को हटा सकता है। तो ये कह रहा है कि आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। नहीं भैया ये गलत है, ये गलत है, हो ही नहीं सकता है कि आयरन जिंक को हटा सकता है। अगला है जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। अब जिंक और कॉपर में लड़ाई है, देखते हैं कौन जीतता है। जिंक कहां है भैया, जिंक देखो यहां है, कॉपर कहां है, देखो कॉपर यहां है। जिंक ऊपर है, उसकी क्रियाशीलता अधिक है, कॉपर की कम है। इसका मतलब जिंक जो है वो कॉपर को मार के भगा सकता है। तो इसका मतलब ये सही बोला है, ये सही बोला है। तीसरा वाला देखते हैं, कह रहा है कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। नहीं, क्योंकि आयरन जो है वो ऊपर है, कॉपर नीचे है। कॉपर कैसे आयरन को भगा सकता है भैया, कॉपर नीचे है, आयरन उसके ऊपर है। तो आयरन कॉपर को भगा सकता है लेकिन कॉपर आयरन को नहीं भगा सकता है। इसका मतलब ये गलत बोला है। कौन सा सही है इसमें, ओनली बी, ठीक है, बी वाला सही है। तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप देखते हो इसका रिएक्शन, तो ये क्या है भैया, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4 प्लस जिंक अगर आप लिखोगे तो बराबर में क्या निकल करके आएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है ये आपको बताना है। देखो पहले 12 मिनट है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइम हमारे पास है 12 मिनट। वहीं पर अगर स्पीड देखा जाए तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक तरफ मिनट की बात हो रही है, एक तरफ घंटे की बात हो रही है। तो ऐसा करते हैं, इस मिनट को घंटा बना लेते हैं। तो 12 में 60 से भाग देंगे तो उत्तर इतना घंटा हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो काट सकते हो, 12 और 1, 12 कम 12, 12 पंजे 60, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं काटोगे। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब टाइम जो है वो 18 मिनट है। तो मिनट को घंटे में बदलना है तो 18/60। स्पीड कितनी लिखी हुई है भैया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने टाइम इतना स्पीड, तो कुछ दूरी तय करेगी ना। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति आवर।
टाइम कितना है 12/60, इससे काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहां से आ गया 5 गुणे में 2, इसका मतलब यह हुआ कि यहां से 10 किलोमीटर। ये है डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस ये है। दूसरी वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं। d बराबर होता है s इंटू में t, स्पीड है 40 और टाइम है 18/60, 0 से 0 शहीद हो गया, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, इसका मतलब हमारे पास आ गया 4 गुणे में 3, 12 किलोमीटर यहां से डिस्टेंस आ रही है। जब इस स्पीड से चल रही है 12 मिनट तो इतनी दूरी, और जब इस स्पीड से चल रही है 18 मिनट तो इतनी दूरी। कह रहा है कुल दूरी, देखो कुल कितनी दूरी, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 10 में 12 जोड़ना है तो उत्तर आ गया 22 किलोमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कौन सा है भैया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 22 किलोमीटर। यही क्वेश्चन 3 उसमें भी दे सकता है, 3 टुकड़े में भी दे सकता है। पहला ये है, दूसरा ये है, कुछ और भी बोल सकता है, कहेगा कि 10 मिनट में आगे चल रही 50 किलोमीटर की, तो वैसे ही करना है। ठीक, बस 1 2 3 जो आएगा उसको जोड़ देंगे, लास्ट में फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को पहचानना है, जो इसमें गलत है उसको आपको पहचानना है। पहला क्या कह रहा है? फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। सही बात है, दो सतह के बीच में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। और अगर कोई भी दो सतह, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर पृथ्वी पर रखा है तो कुछ भी कर लो भैया, चाहे जितने लुब्रिकेंट लगा दो, चाहे जो भी लगा दो, कभी भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी है वो अपने आकर्षण बल से खींचती है, तो वो बल तो उसको महसूस होगा ही, दोनों सतह पे वो बल महसूस होगा ही। इसका मतलब पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो कह रहा है गलत बताओ, तो ये सही नहीं माना जाएगा क्योंकि गलत नहीं है। ठीक, अगला कह रहा है लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे आपके घर पे सिलेंडर आता है, सिलेंडर या वो जो लोग लेके आते हैं वो लाते होते हैं, तो भैया जी वही सिलेंडर ले लीजिए और उसको ऐसे धक्का दे करके आगे बढ़ाइए, धक्का दे करके मतलब रोल करते हुए आगे बढ़ाइए, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और उसी सिलेंडर को ऐसे रख करके ऐसे पकड़ के खींचिए, स्लाइड करिए, रोल ना करिए, घुमाइए नहीं, खींचिए। बताइए किसमें मेहनत ज्यादा लगेगी? तो भैया खींचने वाले में ज्यादा मेहनत लगेगी और रोल करने वाले में कम मेहनत लगेगी। इसका मतलब फ्रिक्शन बल जो है वो रोल करने वाले में कम है और स्लाइड करने वाले में ज्यादा है। तो वही वो कह रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एकदम सही बात बोल रहा है, लेकिन वो तो गलत पूछ रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। आगे, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। सही है, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो एक ढेला लेते थे, उसके बाद उसको पानी में ऐसे मारते थे, वो स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ता था। अगर वही जो हमने ढेला लिया था वो अगर चपटा होता तो बहुत दूर जाता था, वो अगर गोल होता था तो एक आध दो बार कूदता, उसके बाद वहीं रख जाता, और वो कहीं थोड़ा सा बड़ा उसके बाद टेढ़ा ओढ़ा होता था, मारते थे एक भी नहीं जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन जो है वो उसकी सतह पर जो जैसी उसकी आकृति रहेगी वैसे उसका फ्रिक्शन काम करेगा। तो ये एकदम सही बोला है, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल जो है उसकी आकृति पर निर्भर करता है। एकदम सही बोला है, लेकिन वो सही वाला तो पूछ नहीं रहा है ना, गलत वाला पूछ रहा है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा बिना पढ़े, क्योंकि 3 गलत है, चौथा सही हो जाएगा। अब इस ऑप्शन में क्या कह रहा है? बाल वेयरिंग। बाल वेयरिंग समझ रहे हो? अरे भैया जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बैरिंग कहते हो, बैरिंग, पंखे में बैरिंग लगी होती है, मोटर में बैरिंग लगी होती है, हर जगह जहां पर दो सतह रगड़ती हैं वहां पे बैरिंग लगा दिया जाता है ताकि जल्दी जल्दी घूमे, है ना। तो वही चीज है, कह रहा है कि बाल वेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने। नहीं भैया, बैरिंग का उपयोग हम क्यों करते हैं? ताकि उनके बीच में घर्षण कम हो जाए और जल्दी जल्दी घुमाने के लिए, बहुत जल्दी जल्दी घुमाने के लिए उस पर बाल वेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है। नहीं भैया, घर्षण घटाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये गलत है, तो उनके हिसाब से गलत यही वाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटना है। गलत जो है उसको बताना है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट होना चाहिए। पहला वाला, प्रकाश की गति सरल रेखीय होती है। दुनिया को पता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो वो सही तो पूछ नहीं रहा है। अगला कह रहा है कि द मोशन ऑफ ए प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ ए सितार इज ऑसिलेटरी मोशन, सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति होती है। दोलन गति का मतलब यह होता है कि कोई तार अगर है या लोलक है, सरल लोलक है, उसको ऐसे कर दो, वो रिपीट करे, जहां था पहले वहीं फिर आ जाए, फिर ऐसे ऐसे रिपीट करता रहे, तो उसको बोलते हैं दोलन गति। सही है। सितार के कर्षित तार, जब सितार आप देखे हो उसको ऐसे ऐसे करोगे तो उसका तार अगर खींचोगे, जैसे तार है, खींचोगे यहां आएगा, फिर छोड़ोगे फिर वहीं जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करता रहेगा, है ना, तभी तो आवाज निकलती है। तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है, लेकिन वो सही नहीं चाहिए भैया उसको। चलिए आगे बोल रहा है सभी आवर्ती गतियां वर्तुल यानी वृत्ताकार गतियां होती हैं। नहीं भैया, आवर्ती गति का मतलब होता है जहां से कोई पिंड चले वहीं फिर आ जाए, जहां से चले वहीं फिर आ जाए। वो कैसे भी हो सकता है, चाहे वो चक्कर लगा के आए, चाहे आधा जाए फिर वापस आए, आधा जाए फिर वापस आए, वो कैसा भी हो सकता है। तो आवर्ती का मतलब जहां से चले वहीं आए। सही है। तो क्या आवर्ती गति हमेशा वृत्ताकार होती है? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। जैसे ये अगर हम इसको ऐसे घुमाते रहें, ये पूरा एक चक्कर लगाते रहें, तो ये आवर्ती गति भी है, वृत्ताकार भी गति है। और अगर इसको सिर्फ ऐसे ऐसे करें तब भी तो ये आवर्ती गति है, रिपीट कर रही है ना बार बार, इसका मतलब आवर्ती गति जो है वो वृत्त भी बना सकती है, अर्धवृत्त भी बना सकती है और छोटा भी बना सकती है। तो ये कह रहा है कि सभी आवर्ती गतियां वर्तुल यानी वृत्ताकार गतियां होती हैं। नहीं, तो यही वाला सही माना जाएगा, वो गलत पूछ रहा था, तब तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा सर जी ये गलत क्यों है? क्योंकि पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो ये एक आवर्ती कर रही है, इसका मतलब रिपीट कर रही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सही होने के नाते इसके हिसाब से गलत, क्योंकि वो गलत पूछ रहा है। ठीक है, आई होप हर एक ऑप्शन आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या फरमा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को पहचानिए। अरे भैया खाली गलते पूछियो, सही पूछ लो। चलो गलत कथन, पहला कह रहा है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड, कोयले का कैलोरी मान या जिसको आप ऊष्मी मान कहते हो, लकड़ी के कैलोरी मान यानी ऊष्मी मान से अधिक होता है। ऊष्मी मान क्या होता है कि जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी लकड़ी है, कुछ भी है, अगर वो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम को पूरा जला दिया जाए तो जितनी ऊर्जा निकलेगी, जितनी उससे ऊष्मा निकलेगी, वो किलो जूल में अगर नापा जाए तो 1 किलो जलाने पर जितने किलो जूल ऊष्मा निकलती है वही किसी पदार्थ का ऊष्मी मान होता है। यहाँ ऊष्मी मान की लिस्ट है। गोबर के उपले अगर आप जलाओगे 1 किलो तो उसमें से 6000 से 8000 किलो जूल निकलेगी ऊष्मा। लकड़ी को जलाओगे तो इतनी, कोयला को इतनी, पेट्रोल कितनी, ये सारी चीजें लिखी हुई। सबसे ज्यादा जो ऊष्मी मान होता है वो हाइड्रोजन का होता है, लगभग 1.5 लाख किलो जूल। सही है। और जो आप एलपीजी घरेलू सिलेंडर जो है वो 55,000 यानी 55,000 से लगभग 3 गुना ज्यादा ज्वाला देता है, ज्यादा वो ऊष्मा देती है। कौन? हाइड्रोजन। तो आज से सिलेंडर बंद कर दो भैया, हाइड्रोजन खरीद के लेके आओ, उसी से खाना बनाओ। अगर आपका सिलेंडर 1 महीने चलता है तो ये 3 महीने चलेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा महंगा रहेगा। चलो ये क्या कह रहा है कि कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है, कोयले का अधिक होता है लकड़ी से, इसका मतलब ये सही बोल रहा है। देख लो, कोयले का 25,000 से 33,000 है, लकड़ी का 17,000 से 22,000 है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है। तो उसको सही चाहिए नहीं, उसको सही नहीं चाहिए भैया। आगे देखो, कह रहा है कि बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है। बायोगैस एलपीजी से अधिक है? नहीं भैया, गलत है। बायोगैस का 35,000 से 40,000 है और एलपीजी का 55,000 है। बायोगैस का कम है, ये कह रहा अधिक है, इसका मतलब ये गलत है। यही तो उसको चाहिए था, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसमें आप पढ़ करके मैच करा लीजिए, ये दोनों सही ऑप्शन है, लेकिन वो कह रहा है गलत बताओ, तो ये दोनों गलत माने जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए
कौन से कथन सत्य हैं? समतल दर्पण जो आपके घर में शीशा होता है जिसमें आप बैठ करके या खड़े होकर के एकदम मेहनत से लिपस्टिक ये सब सारी चीजें आप लगाते होंगे या लगाते होंगे, जो बाल और सही करते होंगे, है ना, वो समतल दर्पण है भैया। उसमें दर्पण में जो भी आपका प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। जितनी दूरी पे आप खड़े हो उतनी ही दूरी पे वो भी बनता है। और उसका प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है। आभासी का मतलब ये होता है जिसको पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके, ठीक है। लेकिन वो साइड से उल्टा होता है, साइड से, ऊपर नीचे से नहीं, ऊपर नीचे से उल्टा हो जाएगा, साइड से, पार्श्व से, ठीक है, साइड से वो पलटा होता है। इसका मतलब अगर हम इस हाथ में पेन लिए हैं और अपने मिरर में सामने अगर देखेंगे तो हमारे बाएं हाथ में पेन रहेगी, दाहिने में है लेकिन उसमें देखेंगे बाएं में। इसीलिए एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है। क्यों? ताकि आगे अगर कोई गाड़ी जा रही है और आगे गाड़ी वाले का ड्राइवर अपने शीशे में पीछे गाड़ी को देखे तो लिखा हुआ है एम्बुलेंस उल्टा, लेकिन जब वो दर्पण में देखेगा तो सीधा दिखाई देगा और जल्दी से रास्ता देगा, भैया एम्बुलेंस वाले आप जाओ जल्दी से, ठीक है, क्योंकि वो लोग इमरजेंसी में रहते हैं। चलो इतनी जानकारी से इस क्वेश्चन का सत्यानाश करते हैं। कह रहा है कि इमेज इज इरेक्ट, प्रतिबिंब सीधा बनता है। सही बात है भैया, समतल दर्पण में सीधा बनता है। इसका मतलब ऑप्शन ए अभी फिलहाल सही है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, नहीं भैया वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। इसका मतलब ये गलत है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, अभी भी बता दिए, साइड से पलट जाता है। जैसे हमारे दाहिने हाथ में है तो हम दर्पण में सामने देखेंगे तो बाएं हाथ में हो जाएगा। जैसे आप दाहिने हाथ से कंघी करते हो तो उसमें दिखाई देगा बाएं हाथ से कर रहे हो, है ना, तो ये सही बोला है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, सही है। जितने बड़े आप हो दर्पण में भी उतने बड़े दिखाई दोगे, इसका मतलब ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला, सी वाला, डी वाला? ए सी डी। ओहो, पहले वाले में सही है, ए सी डी। ठीक है भैया, तो दर्पण के बारे में इतनी जानकारी रखेंगे तो क्वेश्चन का सत्यानाश आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ये 3 लक्षण दिए गए हैं और उसके बारे में आपको सोचना है कि वो कौन सा जंतु हो सकता है। देखो कह रहा है जिसका लंबा मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी लंबी है। आप ऑप्शन के थ्रू काट सकते हैं, जो भी जिसमें नहीं है वो कट जाएगा। आगे बहुत सी मांसपेशियां होती हैं। चलो आगे, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है। पहला लंबा मेरुदंड, केचुआ में मेरुदंड नहीं होता है भैया, केचुआ में वलय होता है सिर्फ, इसका मतलब ये गलत। घोंघा में मेरुदंड जो होता है वो पता नहीं थोड़ी सी हल्की सी सिर्फ लकीर होती है, मतलब लंबा तो नहीं होता है। अंकुश कृमि सर जी इसमें भी नहीं होता है, तो यही ऑप्शन बच रहा है, ये खत्म हो गया। सर्प में, ठीक है, बहुत ही आसान है, देख लो। ये वलय जब भी आगे बढ़ना है उनको तो वलय को सिकोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर धक्का देते हैं, फिर वो आगे जाते हैं। इसी प्रकार से वो आगे गति करते रहते हैं। चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? चारों में से कौन सा अलग है वो आपको बताना है। पहला है डिसर्टिफिकेशन, इरोजन, कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन। मरुस्थलीकरण क्या होता है? मरुस्थलीकरण का मतलब ये ना समझिएगा कि मरुस्थल को खत्म करना, नहीं। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है कि मरुस्थल में जो उत्पादकता है उसमें कमी आना, ठीक है। मरुस्थल भी उत्पादक मतलब उत्पादन क्षमता रखते हैं भैया, उसमें भी कटीली झाड़ियां होती हैं, पैदा होती हैं कटीली झाड़ियां, तो उसकी उत्पादकता में अगर कमी आ रही है तो इसका मतलब वो जो हो रहा है वो डिसर्टिफिकेशन कहलाता है। ये कहाँ से रिलेट करता है? सर जी ये धरती की सतह से रिलेट करता है। चलो ठीक है, ये धरती की सतह से रिलेट करता है, बहुत अच्छी बात है। अपर्दन, अपर्दन जानते हो, मिट्टी का अपर्दन होता है, जैसे वो वायु के द्वारा हो जाए या जल के द्वारा हो जाता है, मतलब बारिश हो गई है तो मिट्टी बह जाती है, उसको इरोजन बोलते हैं, मिट्टी का अपर्दन बोलते हैं। कहाँ से रिलेट करता है? पृथ्वी की सतह से रिलेट करता है। ये और ये दोनों पृथ्वी की सतह से रिलेट करता है। अगला है संरक्षण, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को बचाने के लिए कार्य करना, किसी को बचाने का प्रयास करना। जैसे कोई चीज खत्म हो रही है, कोई चीज गायब हो रही है, कोई चीज बीमार हो रही है, कोई चीज एकदम बर्बाद हो रही है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग जो प्रयास करते हैं या बचाने का प्रयास करते हैं, बचाने का उपाय करते हैं, उसको संरक्षण बोलते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें अभी 1972 में या 73 में बाघ संरक्षण चला, हाथी संरक्षण चला, शेर
ये सारी चीजें चली ना भैया। तो संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज खत्म हो, कोई चीज खत्म हो रही तो उसको बचाव करना, ठीक है। ये किससे संबंधित है? क्या ये पृथ्वी की सतह से संबंधित है? नहीं, ये किसी चीज से भी संबंधित हो सकता है रुपये पैसे से हो सकता है ना, हो सकता है फल से, हो सकता है जानवर से, तो ये किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है। तो ये दोनों जो है वो पृथ्वी की सतह से संबंधित है, लेकिन ये वाला पृथ्वी की सतह से संबंधित नहीं है, बहुत सारी चीजों से संबंधित हो सकता है। तो ये दोनों से अलग है। अब दोनों से अलग है तो तीनों से अलग भी रहेगा, क्योंकि ये दो मिल रहे हैं तो ये भी मिलेगा। वनोन्मूलन, इसका मतलब वनों की कटाई। वन कहाँ होते हैं? पृथ्वी की सतह पे। सर जी ये भी पृथ्वी की सतह पे है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी वाला अलग भाग रहा है, संरक्षण, कंजर्वेशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा सही है ये आपको बताना है, करेक्ट वाला बताना है भैया। देखो कह रहा है कि पश्मीना सॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स। ये जो बकरी है जिसकी सींग बहुत लंबी है, जिसकी दाढ़ी बहुत तगड़ी है, अगर देखो भाई ये दाढ़ी बहुत तगड़ी है, बनवाने नहीं गया कभी, ठीक है। पश्मीना साल बकरी के बालों से बनता है। ये जो बकरी है इस बकरी का नाम है पश्मीना, ये कश्मीर में पाई जाती है। इसके बाल से जो ऊन बनता है उसको पश्मीना ऊन बोलते हैं, और इसकी ऊन से शॉल बहुत तगड़ी बनती है, बहुत पतली पतली शॉल होती है, बहुत ज़्यादा गर्म करती है, लेकिन बहुत महंगी होती है। तो पश्मीना ऊन जो है वो बकरी से बनता है और उससे शॉल बनती है। तो इसका मतलब पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनती है। सही बात है, ये एकदम सही बोला है। आगे बोला है अंगोरा एक प्रकार की ऊन है। अंगोरा एक ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। नहीं, ये जो सामने आपको बकरी दिखाई दे रही है ये है अंगोरा, ठीक है भैया, देख लो ये अंगोरा बकरी है। कहां पाई जाती है? वही लद्दाख उद्दाख में भी पाई जाती है। तो इसके ऊन से जो ऊन प्राप्त, इसके बाल से जो ऊन बनेगा उसको अंगोरा ऊन बोलते हैं, और उससे जो भी बनेगा वो अंगोरा ऊन की, चाहे स्वेटर बनाओ चाहे शॉल बनाओ जो भी बना सकते हो। लेकिन ये कह रहा है अंगोरा एक प्रकार की ऊन है। सही, अच्छी बात है, जो खरगोश से प्राप्त होती, नहीं भैया बकरी से प्राप्त होती है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अगला है ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग में होती है। हाँ सही है, ऊंट की जो ऊन होती है वो कारपेट उससे बनता है, इसका मतलब ये सही है। डी वाला देखते हैं, पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। अरे भैया पश्मीना बकरी आपके सामने है, गुस्सा आ जाएगी तो मार मार के सबका सत्यानाश कर देगी। कह रहा है ऊपर देखो, कह रहा है बकरी से, नीचे कह रहा है खरगोश से, नहीं बकरी से, इसका मतलब ये भी गलत है। तो ए और सी हमारा सही है। ए और सी किसमें है सर जी? ये डी वाले ऑप्शन में सही है, डी वाले में ए एंड सी। ठीक है भैया, समझ में आया, ये पश्मीना है वो अंगोरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है वो बताइए। किस किस में बैक्टीरिया का प्रयोग नहीं, मतलब बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है। तो पहले देखते हैं बेकिंग ऑफ ब्रेड, डबल रोटी पकने में। हाँ भैया, डबल रोटी पकने में बैक्टीरिया का यूज नहीं होता है। बैक्टीरिया से डबल रोटी नहीं बनती है, वो बनती है ईस्ट से, यानी कवक से। ठीक, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया इसमें नहीं यूज हो रही है। अब बाकी 3 ऑप्शन बच रहे हैं, उसको याद कर लो। गन्ने के रस के किण्वन में किस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है? तो वो है एल्बी एसीटेट। एल्बी एसीटेट एक बैक्टीरिया है जिसका नेम है एल्बी एसीटेट, जो गन्ने के रस का किण्वन करती है। ठीक, आगे बोला है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, तो भैया जी सबको पता है राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया है। दही बनने में लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। चलो ये तीनों याद कर लो। गन्ने के रस के किण्वन में एल्बी एसीटेट है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में राइजोबियम है, और वहीं दही बनने में लैक्टोबैसिलस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या फरमा रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा गलत है ये बताइए। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। भौतिक में क्या होता है कि अगर भौतिक गुण में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और
भौतिक परिवर्तन जो होता है वो सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि वो उत्क्रमणीय होता है, मतलब जैसे पहले था वैसे उसी स्टेट में वापस आ सकता है। 99% केस में ऐसा होता है। ठीक, वहीं पर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि सर जी इसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, इसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, जैसे पूरी रासायनिक अभिक्रिया दो पदार्थ को मिलाओ तीसरा पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा रासायनिक परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है और ये उत्क्रमणीय नहीं होता है, ज्यादातर उत्क्रमणीय नहीं होता है, 99% केस में उत्क्रमणीय नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ भैया, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जो पौधे करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, है ना भैया। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्लोरोफिल और जल, ये तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। वो कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, ये तो सही है भैया, ये तो सही है। शोषण एक रासायनिक परिवर्तन है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, गई ऑक्सीजन, निकली कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब कोई नया पदार्थ बन गया, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, नहीं भैया, क्रिस्टलीकरण जो है वो एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है जैसे आप यहां से पैदल चले जाओ गोवा अरे कैसे भी चले जाओ गोवा, वहां से एक बाल्टी पानी ले आओ, अपने छत पे फैला दो, 3-4 दिन या 10-12 दिन के बाद देखोगे वहां इतना बड़ा बड़ा नमक पैदा हो जाएगा, है ना। तो किसी भी तरल पदार्थ से क्रिस्टल निकालना यानी छोटा छोटा टुकड़ा निकालना, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। ये एक भौतिक परिवर्तन है, याद रख लीजिएगा, क्रिस्टलीकरण जो है वो एक भौतिक परिवर्तन है। और आगे लिखा हुआ है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, सही बात है भैया, हम लोग खाते हैं रोटी चावल ये सब और अंदर जाके पता नहीं क्या क्या बन जाता है ना, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, समझ में आ गया। क्रिस्टलीकरण जो है वो एक भौतिक परिवर्तन है, ये याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि X इज अ केमिकल परसेंट इन आवर स्टमक। अच्छा, X नाम का कोई पदार्थ है जो हमारे स्टमक यानी पेट में मौजूद होता है। सर जी पेट में दो ही, एक पाचन रस होता है और एक एसिटिक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl होता है। अच्छा, तो ये उसी की बात कर रहा होगा, हाँ उसी की बात कर रहा है। कह रहा है कि एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, वो जरूरी है भोजन को पचाने के लिए, बहुत जरूरी है। व्हेन X इज सीक्रेटेड इन एक्सेस, अगर जो हमारे पेट में है X ज्यादा हो जाए तो उससे बहुत बीमारी हो सकती है, पेट में जलन होने लगती है, यहां पर जलन होने लगती है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है ना। तो आगे बोला इट कॉजेस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डाइजेशन। वाई इज अ केमिकल यूज्ड टू ट्रीट दिस कंडीशन, तब हम बाहर से मार्केट से वाई एक पदार्थ लेकर आते हैं, उसको खाते हैं, उसको पीते हैं, तो हमारे ये जो इनडाइजेशन है वो सही हो जाता है। तो कह रहे हैं व्हाट कुड बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई क्या हो सकता है। तो बहुत ही आसान है सर जी, हमारे जो पेट में बनता है वो HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और जो हम लोग बाहर से लेके आते हैं वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूधिया मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं, मैग्नीशियम आप देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं। ठीक है सर जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है, वो मार्केट में जाओगे बताओगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दो, वो दे देगा, उसमें वो लिक्विड होता है, वो अगर पानी में डालोगे ना तो दूध के तरीके से हो जाता है, उसके बाद पी लोगे तो वो होता है बेस, और जो आपके पेट में बन रहा था वो एसिड, दोनों मिल करके उदासीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। सही है, ये क्रिया होती है। चलो X मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नहीं सर जी X जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये गलत है, H मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। कह रहा है X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, Y मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाँ ये सही है, ये सही है भैया। X मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और Y सोडियम कार्बोनेट, नहीं भैया ये दोनों गलत हैं। ठीक है, बी वाला सही है। तो यहाँ पर X क्या हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, अगर वो कभी ज्यादा हो गई तो हमारे पेट में बदहजमी होने लगती है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है, सिरके की तरीके से कुछ महकने लगता है, तो उसके लिए आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मार्केट से लेकर आना है, एक आध दो ढक्कन पीना है, आराम से सुकून मिल जाएगा। वैसे ज़रूरी होता है कि 1-2 महीने में ज़रूर एक आध ढक्कन पी लेना चाहिए, और ज़्यादा ना पीजिएगा भैया, नहीं तो खाना पेट के अंदर पचेगा ही नहीं।
सही है। अरे HCl बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं बनेगा तो खाना पचेगा नहीं, उसके बाद कहोगे सर जी पेट दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या फरमा रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल, कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। आरोही का मतलब सबसे छोटा कण वाला पहले होना चाहिए, एकदम महीन, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में दही बड़ा, ठीक है। चलो देखते हैं सबसे छोटा किसका कण होता है। मृत्तिका सबसे पहले लिखा हुआ है, गाद, मृत्तिका चिकनी मिट्टी, क्ले एकदम चिकनी मिट्टी, और गाद जो कीचड़ वाली मिट्टी होती है। अरे सर जी मृत्तिका बहुत महीन होती है, गाद उससे बड़ा होता है, ठीक, अच्छी बात है। रेत उससे भी बड़ा होता है, गाद से जो कण, गाद के जो कण होते हैं वो रेत से छोटे होते हैं, यानी रेत के यानी बालू वाले कण बड़े होते हैं, और बालू से बड़ा जो होता है वो बजरी होता है, और बजरी से बड़ी चट्टान होती है। इसका मतलब यही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है सर जी, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में दही बड़ा। देख लो, ये है मृत्तिका, ये चिकनी मिट्टी, एकदम एकदम चिकनी मिट्टी, और ये बालू है, ये है बजरी, सही है। ये देखो एकदम महीन कण है, उससे बड़े हैं, उससे बड़े हैं, सही है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। कह रहा है कि सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। अच्छा थोड़ा सा आपको बता दें कि एक चीज होती है धमनी, एक होता है सिरा। धमनी का काम होता है दिल से खून को ले जाना, हार्ट से खून को ले जाना, हार्ट से खून को ले जाना, वो होता है धमनी का काम। और सिरे का काम है कि कहीं भी खून रहे, कहीं भी खून रहे उसको हार्ट तक पहुंचाना। ले जाने का काम जो करती है वो धमनी करती है, और लाने का जो काम है वो करती है शिरा। मान लो कि एक फिगर ऐसे ही हमने बना दिया है, ये कुछ है नहीं, बस ऐसे ही बना दिए हैं। मान लीजिए ये आपके लंग्स हैं और ये छोटा सा आपका हार्ट है। हार्ट की साइज आपको पता है ना, आप अपनी मुट्ठी बंद करिए, किसी भी हैंड की, चाहे ये चाहे, मुट्ठी बंद कर लीजिए, जितनी बड़ी मुट्ठी आपकी बंद है वही आपके हार्ट का साइज है, लगभग यही साइज आपके हार्ट की होती है, ठीक है। तो मान लो ये हार्ट है, सर जी हार्ट से दो पाइप निकलती है, एक इधर एक इधर, इसको बोलते हैं धमनी, और इसको बोलते हैं सीरा। अब ध्यान से सुनिए, जैसे आपने हवा को अंदर लिया, ऑक्सीजन को अंदर लिया, तो इस फेफड़े में ऑक्सीजन पहुंच गई है, फेफड़े में आपके ऑक्सीजन पहुंच गई है, ऑक्सीजन मिल गई ब्लड में, ऑक्सीजन मिल गई ब्लड में। अब वो ब्लड पहले पहुंचेगा हार्ट में, ये जो ब्लड है ये यहां से पहुंचेगा हार्ट में, यहां से इधर आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, हार्ट में लाया जा रहा है। तो हार्ट में लाने का काम कौन करती है, सिरा करती है। इसका मतलब यह हुआ लंग्स से हार्ट में जो खून लेकर आती है उसका नाम है सिरा, सही है। अब यह खून कहां आ गया, हार्ट में, हार्ट में जो खून आया है वो अब पूरे शरीर में पहुंचाया जाएगा। हार्ट से खून ले जाने का काम कौन करती है, धमनी करती है, सही है। ये खून पूरे शरीर में पहुंच गया, अंग अंग में पहुंच गया, अंग अंग के बाद कोशिकाओं में पहुंच गया, कोशिकाओं में रिएक्शन होता है, वहां पर ऊर्जा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से खून में मिल जाएगी, फिर से खून में मिल जाएगी। अब हमारा जो खून है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो जाएगा। तो अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हमारा ब्लड है वो फिर से हार्ट में आएगा, हार्ट में आएगा। तो अब खून वापस आ रहा है हार्ट में, हार्ट में आ रहा है, तो ये लाने का काम कौन करती है, सिरा। अभी वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हमारा ब्लड है वो हमारे हार्ट के दाहिने साइड में पहुंच चुका है, हार्ट के दाहिने पार्ट में पहुंच चुका है। अब वहां से काम है, वहां से नहीं निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से भेजा जाएगा लंग्स में, यहां से अब भेजा जा रहा है लंग्स में। हार्ट से खून ले जाने का काम कौन करती है, तो धमनी करती है। इसका मतलब फिर से धमनी तैयार हो जाओ भैया यहां तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये याद रख लो, ये यहां से यहां जो खून ले जाती है धमनी, बस सिंपल से याद कर लो, जो भी खून दिल से लेके जाएगी उसका नाम है धमनी, और दिल तक लेके आएगी उसका नाम है सिरा,
सही है। अब चलो पहला वाला देखते हैं। कह रहा है कि सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। सही बात है भैया। ऑक्सीजन युक्त या जो ऑक्सीजन युक्त जो हमारा ब्लड है वो धमनियां हृदय से बाहर ले जाती हैं, हृदय से सभी जगह पहुंचाती हैं। इसका मतलब ये सही है और सही वाला वो पूछ नहीं रहा है। आगे बोला है धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। देखो धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं और इलास्टिक वाली होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है, भेजता है, तो बहुत फोर्स के साथ भेजता है, बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ भेजता है। इसीलिए उसकी जो धमनियों की भित्तियां होती है, दीवार जो होती है यानी जो चमड़ी होती है वो बहुत मोटी होती है और बहुत इलास्टिक वाली होती है, फैलने वाली होती है, ताकि फट उठ ना जाए भैया। फट जाएगी तो खून इधर उधर चला जाएगा, आदमी टे हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी सही है। आगे बोला है धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती हैं, फैलने वाली होती है, ये भी सही है। इसका मतलब यही आपका गलत स्टेटमेंट है और गलत स्टेटमेंट वो पूछ रहा था, इसका मतलब यही वाला इसके हिसाब से सही है। क्या ये गलत है? हाँ देखो गलत है। क्यों गलत है देख लो। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, नहीं। जितनी भी धमनियां हैं क्या ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं? कहां ये ऑक्सीजन समृद्ध को रक्त को ले जा रही है? ये सिरा यहां तक पहुंचाई है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। ये खून अब यहां तक पहुंच रहा है तो किसके द्वारा जाया जा रहा है? धमनी के द्वारा, जिसको फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, इसको फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। सही है, तो ये गलत है क्योंकि सभी धमनियां ऑक्सीजन वाला नहीं ले जाती हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी ले जाती हैं। ठीक है भैया, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 कह रहा है द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। मछली में क्लोम का कार्य क्या होता है? सभी को पता है कि मछली में जो क्लोम होता है यानी गलफड़ा होता है जो है वो सांस लेने के लिए होता है। जैसे आपका नाक और मुंह है वो सांस लेते हो ना, फेफड़े में जाती है, तो वैसे वो क्लोम अपने गिल्स, अपने ये क्लोम यानी गिल्स के द्वारा वो लोग गलफड़े के द्वारा वो लोग सांस लेते हैं। सर जी गलफड़े में, ये देखो गलफड़े में ये धमनियां होती हैं, सिरे होते हैं, वहां से वो लोग एब्जॉर्ब करती हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन उनको कहां से मिलता है? सर जी जो जल में वो रहती है ना, जिस जल में वो लोग रहती हैं, जल का फार्मूला होता है H2O। ये O क्या है? ये ऑक्सीजन ही है। इसका मतलब जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन है वही वो लोग एब्जॉर्ब करती हैं, वही अपने अंदर खींचती हैं। सही है, चलो अब पढ़ते हैं। कह रहा है कि जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, नहीं भैया, जल में जो पोषक तत्व है उनको अवशोषित करना उनका काम नहीं है। फेफड़े का गलफड़े का काम ये नहीं है। जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, हाँ ये सही है, ये वाला सही है। जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना ये भी गलत है। और वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, अरे भैया मछली कहाँ बाहर आके सांस लेती है? वो सिर्फ डॉल्फिन और एक व्हेल होती है, लेकिन बाकी ये सब क्या होती हैं? नॉर्मल मछलियों की बात हो रही है, तो हमेशा वो लोग गलफड़े से सांस लेती हैं। इसका मतलब ये भी गलत है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या फरमा रहा है? कह रहा है मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में, अच्छा उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है? देखो हमारे पास एक दर्पण है, ये दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल है, और सर जी इसका नाम है मंजुला। चलो एक लड़की को हम बना देते हैं, भैया हंसते खोजते रहो, देखो है बन गई, शाबाश। मोटी हो जाएगी तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो अच्छा जाने दो, यही पहने रहो भैया, जूता उता पहना दें, लो जूता उता पहन लो। ठीक है, हाथ और लो, हाथ ऊपर कर लो, पंजाए लो भैया, ये हो गई। और इधर वाला हाथ चाहिए, लो ये वाला भी हाथ बन गया। बाल और बना दें, अरे रहने दो, ज्यादा नहीं, नहीं तो अजय देवगन वाला बाल निकाल देंगे। ये है मंजुला, इनकी यहां से दूरी जो है वो 5 मीटर है, 5 मीटर है। सही है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। वैसे आपको पता है ये 5 मीटर की दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। यहां तक सही है, लेकिन दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, ये यहां से उड़ करके 1 मीटर दर्पण की ओर खिसक रही है। तो मान लो कि अब यहां आ गई, मान लो यहां आ गई, तो अब जो दूरी बची है वो 4, तो इसका प्रतिबिंब भी अब कहां बनेगा? यहां बनेगा, मतलब ये 4 मीटर पे बनेगा। सही है, तो कह रहा है कि अब उसकी
यानी यहां से और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो सर जी 4 4 कितनी हो गई, 8 मीटर, काम खत्म। वैसे खाली समझाने में वक्त लगा, नहीं तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। ठीक है, अच्छी बात है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही कथन है वो चुनिए। ये किसके बारे में बात कर रहा है, देखो आवर्त काल के बारे में बात कर रहा है और आवृत्ति के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले हम लोग आवृत्ति समझते हैं, फ्रीक्वेंसी समझते हैं, ये क्या होती है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। सर जी ये क्या होती है, एक सेकंड में दोलनों की संख्या को, एक सेकंड में, अच्छा लिख देते हैं, एक सेकंड में दोलनों की संख्या को, दोलनों की संख्या, एक सेकंड में जितने दोलन बनेंगे, जितने दोलन वो बना रही है वही उसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति का जो इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है। अब देखो n बराबर 3 सेकंड में 30 दोलन, तो एक सेकंड में, तो 30 में 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 दामा 30, इसका मतलब ये हुआ 10 और इसका हर्ट्ज लिखा जाता है। तो ये आवृत्ति का उत्तर होगा 10 हर्ट्ज। ठीक है, इसने आवर्त काल लिया है, आवर्त काल, तो आवर्त काल क्या होता है वो भी नोट कर लो। आवर्त काल जिसको टी हम लोग लिखते हैं, टी बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, 1/n। सर जी ये क्या है, ये टी का मतलब होता है ना, एक दोलन को पूरा करने में जितना सेकंड लगता है वही उसका आवर्त काल होता है। जैसे ये यहां तक गया, यहां से चलना चालू कर रहा है, यहां पहले गया फिर यहीं तक आया, तो इसको बोलते हैं एक दोलन। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको आवर्त काल बोलते हैं। सही है, तो सर जी निकालेंगे कैसे, बहुत ही आसान है। देखो एक सेकंड में 10 दोलन हो रहा है, एक सेकंड में 10 दोलन, तो एक दोलन में कितना समय लगेगा, तो बस खाली इसी को पलट दीजिए, लो हो गया उत्तर, इतना सेकंड, इतना सेकंड। और अगर इसको चेंज करना है तो 10 से भाग दोगे तो 0.1 आ जाएगा सेकंड। सही है भैया, बहुत ही आसान है। आवर्तकाल का मतलब होता है एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, जितना सेकंड लगता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं, और एक सेकंड में जितना दोलन बनता है उसको आवृत्ति बोलते हैं। सही है, इसका उत्तर है 10 हर्ट्ज और 0.1 सेकंड। तो इसका आवर्तकाल सही लिखा हुआ है, आवृत्ति 10 हर्ट्ज, इसका मतलब यही सही है क्या, हाँ करेक्ट पूछा है तो यही सही। इसका आवर्तकाल 10 सेकंड, अरे नहीं भैया 0.1 सेकंड है, आवृत्ति कह रहा है इतना है, ये सब गलत है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, सब गलत है, पहला वाला सही है। यहां से दोनों चीजें याद रखना है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए भैया, बहुत ही आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ द कनेक्टिंग वायर। यदि संयोजन तार नहीं है, कोई बात नहीं है, तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब कहने का ये कौन सा विद्युत का सुचालक है, ये बताओ। रबड़ की पेटी, रबड़ की पेटी लगा करके बनाया जा सकता है, ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है। लकड़ी की छड़ नहीं लगेगी। ब्लेड, ये सही है, ये विद्युत का सुचालक है भैया, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। कागज की पट्टिका, नहीं भैया, कागज में थोड़ी ना विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब ये हो गए 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और एक चीज, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारे 20 में से 10 सही हुए हैं, 12 सही हुए हैं, 15 सही हुए हैं, या 21 सही हुए हैं। ठीक है 21 कैसे हो सकता है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाएंगे। तब तक के लिए